हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैट्रिसेस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये टॉपिक का 10th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इफ कंसिस्टेंट देन फाइंड द सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे ये 3 इक्वेशंस दिए हैं, हमें ये सिस्टम को चेक करना है कि ये गिवन सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर कंसिस्टेंट हुआ तो फिर हमें इसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। अगर आप यहाँ प्रॉपरली चेक करेंगे तो ये जो गिवन 3 इक्वेशंस है ये प्रॉपरली सेट नहीं है। हम इसको पहले प्रॉपरली सेट कर लेंगे, देन आफ्टर हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रॉपरली सेट करना इसका क्या मतलब है, देखो अगर आप ये प्रॉपरली तीनों इक्वेशंस को चेक करेंगे तो तीनों इक्वेशंस में जो कांस्टेंट है वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है। तो हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है वो हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, फिर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे, गिवन इक्वेशंस आर। देखो गिवन इक्वेशंस हम यहाँ पे प्रॉपरली सेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो इसमें z नहीं है तो हम यहाँ ऐसा लिखेंगे 2x + 6y। इसमें z नहीं है तो वो हो गया 0z और ये 11 उधर शिफ्ट करो तो ये हो गया -11। सेकंड इक्वेशन में z है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में x y z तीनों है, बस हमें 3 को उधर शिफ्ट करना है तो ये हो जाएगा 6x + 20y -6z। 3 को उधर शिफ्ट किए तो वो हो गया -3। और थर्ड इक्वेशन में x का टर्म नहीं है तो ये हो गया 0x + 6y -18z और 1 को उधर शिफ्ट करो तो ये हो गया -1। इस तरह से हमने गिवन 3 इक्वेशंस को यहाँ प्रॉपरली सेट कर लिया है और अब हम यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले ये गिवन 3 इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना होता है। मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करते समय 3 मैट्रिक्स तैयार करना होता है। पहला है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दूसरा है अननोन मैट्रिक्स और तीसरा है कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो चलो हम यहाँ पे ये तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर लेंगे। तो हम यहां लिख लेंगे पुट दीज इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में हम पुट कर लेंगे। कैसे पुट होता है, तो काफी सिंपल है। जैसा हमने कहा आपको 3 मैट्रिक्स यहां पे तैयार करना है। तो ये देखिए तीनों मैट्रिक्स इस तरह से यहां पे ऐसी बन जाएंगी। ठीक है, तो पहला जो मैट्रिक्स है वो रहेगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में आपको क्या करना होता है, तीनों इक्वेशंस में जो x y z का कोएफिशिएंट है उसका आपको यूज करना होता है। तो पहले इक्वेशन में x y z का कोएफिशिएंट क्या है, 2, 6 और 0। तो यहाँ फर्स्ट रो में लिखो 2, 6, 0। सेकंड इक्वेशन में x y z का कोएफिशिएंट क्या है, 6, 20, -6। तो हम यहाँ लिखेंगे 6, 20 एंड -6। और थर्ड इक्वेशन में है 0, 6, -18। तो हम लिख लेंगे 0, 6, -18। इस तरह से ये हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यहां तैयार कर लिए। और अब दूसरा जो मैट्रिक्स होता है वो होता है अननोन मैट्रिक्स। उसमें हमें तीनों इक्वेशंस में जो अननोन है x y z वो हमें यहाँ पे कॉलम फॉर्म में लिखना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे x y z। और तीसरा जो मैट्रिक्स है वो कहलाएगा कांस्टेंट मैट्रिक्स। उसमें हमें ये राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म्स है उसका यूज करना होता है। तो -11, -3, -1 ऐसा हमने यहाँ लिख लिए। तो इस तरह से गिवन 3 इक्वेशंस हमने ये मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर लिए। मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करने के बाद यहाँ पे ये जो 3 मैट्रिक्स है उसमें से ये जो पहला मैट्रिक्स है, ये पहले मैट्रिक्स को हम कहेंगे ए मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम कहेंगे ए मैट्रिक्स। ये जो लास्ट वाला जो मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे बी मैट्रिक्स और ये जो बीच का जो मैट्रिक्स है उसको हम कहेंगे एक्स मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि ये a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी, क्या कहा, ax इक्वल्स टू b। तो हम ये यहाँ पे मेंशन कर लेंगे ऐसा, देयरफॉर क्या कहा, a इंटू एक्स इक्वल्स टू b। तो इसमें a मैट्रिक्स क्या है, ये a मैट्रिक्स है, ये x मैट्रिक्स है और ये b मैट्रिक्स है। तो ये हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो ये देखिए हमने ए, बी एंड एक्स मैट्रिक्स को यहाँ पे मेंशन कर लिया है। ठीक है, और ये जो ऊपर हमने जो इक्वेशन बनाया है ये इक्वेशन है ax इक्वल्स टू b। ये इक्वेशन को हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे क्योंकि इसका हमें आगे यूज रहेगा जब सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे में सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, इट मींस x y z का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इसी इक्वेशन का यूज करना है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये गिवन सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो कंसिस्टेंट है ये कैसे चेक करना, उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तैयार करना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स सी। तो हम यहां पे लिख लेंगे नाउ ऑगमेंटेड
मैट्रिक्स, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को सी मैट्रिक्स ऐसा कहते हैं, और ये सी मैट्रिक्स तैयार करने के लिए आपको ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का यूज करना होता है। तो ये हमने यहां लिखा है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी इक्वल्स टू मैट्रिक्स फॉर्म में ए कोलन बी, इसका मतलब ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स उसको हमें कंबाइन करके सी मैट्रिक्स तैयार करना है। तो चलो अब हम यहां पे सी मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स यहां लिख लेंगे 2 6 0, देन 6 20 -6 और फिर 0 6 माइनस ऑफ 18। तो ये देखिए ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हमने यहां लिख लिए। और अब आपको बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स यहां लिखना है, तो बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है -11 -3 माइनस ऑफ 1। इस तरह से ये हमने फाइनली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तैयार कर लिया है। ठीक है, समझ में आया। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तैयार करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें गिवन सिस्टम को चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। कंसिस्टेंट होने के बाद ही हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ये हमने सी मैट्रिक्स तो बना लिए, अब हम सिस्टम को कंसिस्टेंट है कि नहीं ये हम कैसे चेक करेंगे। उसके लिए हमें ये सी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन रैंक फाइंड आउट करने के लिए एक रूल है, अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले वो मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जो मैट्रिक्स के लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो चेक करो, क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? क्या इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 है? नहीं, इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 नहीं है, इसका मतलब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 करेंगे। लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट कौन से हैं? तो ये देखिए, ये 6, ये 0, ये 6 और ये -18, ये जो 4 प्लेस है हमें बस यहां पे 0 ले आना है। अगर हम यहां पे 0 ले आते हैं तो फिर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा और फिर हम आसानी से इसका रैंक चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा जो सी मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो इसका ऑर्डर है 3/4, क्योंकि इसमें 3 रोज है एंड 4 कॉलम्स है, इसलिए ऑर्डर 3/4। तो हमें ये 4 प्लेस पे 0 ले आना है। तो ये हो गए लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। ये 4 प्लेस पे अगर 0 आ गया तो ही ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। और ये 4 प्लेस पे अब हमें अगर 0 ले आना है तो उसके लिए अब हमें यहां पे रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करना है। तो चलो रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से यहां पे ये सब जगह पे 0 ले आएंगे। तो सबसे पहले देखो, ये प्लेस पे तो ऑलरेडी 0 है। देखो, ये जो थर्ड रो है उसमें फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी 0 है, इसको डबल से इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकंड रो में अब हम पहले यहां पे 0 ले आएंगे। अगर आपको यहां 0 ले आना है तो क्या करो, सेकंड रो का कैलकुलेशन फर्स्ट रो के साथ करो। तो यहां पे हम ऐसा इक्वेशन लिख लेंगे सेकंड रो के लिए। तो एक काम करेंगे, ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 2 जा यहां पे 6 आ जाएगा, फिर 6 - 6 करेंगे तो फिर वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब R2 इक्वल्स टू R2 - 3 ऑफ R1। ऐसा, ये देखो, ये हमने इक्वेशन बनाया। ऐसा करने से यहां पे 0 आ जाएगा। देखते हैं कि ये 0 कैसे आता है। चलो सबसे पहले हम यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म यहाँ तैयार कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो जो है वो एज इट इज रहेगा, हम लिख लेंगे 2 6 0 -11। देखो फर्स्ट रो एज इट इज है, थर्ड रो भी एज इट इज रहेगा, 0 6 -18 एंड -1। ये हमने यहाँ पे जो थर्ड रो है वो भी हमने एज इट इज लिख दिए। और अब सेकंड रो के लिए हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है, तो जाहिर सी बात है सेकंड रो में न्यू एलिमेंट्स आएंगे। तो सेकंड रो के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें ये इक्वेशन का यूज करना है। तो इक्वेशन का यूज करते समय क्या करेंगे, जो सेकंड रो के एलिमेंट्स है वो हम यहाँ R2 की जगह प्लेस करेंगे और इसके रिस्पेक्टिव फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स है वो यहाँ R1 की जगह प्लेस करेंगे और देखते हैं कि रिजल्ट क्या क्या आता है। यहाँ पे हम आपको रफ कैलकुलेशन बताएंगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये देखो, ये 6 जो है ये R2 के प्लेस पे आया, इसका रिस्पेक्टिव ये 2 जो है वो R1 के प्लेस पे आया। तो ऐसा होगा 6 - 3 × 2, तो ये क्या होगा, 6 - 6 0। इसका मतलब हमें ये एलिमेंट मिल गया 0। देन नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ये 20 R2 की जगह पुट करो, इसका रिस्पेक्टिव 6 जो है वो यहाँ R1 की जगह पुट करो। तो ऐसा होगा 20 - 3 × 6, ऐसा। ठीक है, 20 यहाँ आया, 6 यहाँ गया, ऐसा। तो ये 20 -18, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 2। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2। देन आफ्टर ये -6 यहाँ पुट करो, इसका रिस्पेक्टिव 0 यहाँ पुट करो। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे -6 - 3 × 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये बचेगा ओनली -6, तो हम ये लिख लेंगे -6। ओके, अब ये -3 यहाँ पुट करो R2 की जगह, इसका रिस्पेक्टिव -11 यहाँ पुट करो R1 की जगह। तो ये ऐसा हो जाएगा -3 - 3 × -11। ठीक है, ऐसा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +33। ठीक है, -3
प्लस 33, इसका मतलब ये प्लस ऑफ 30 हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे प्लस ऑफ 30 और यहाँ पे हम पार्टीशन दे देंगे ताकि ए और बी मैट्रिक्स आपको अलग से दिखाई दे। तो ये देखिए फाइनली ये इक्वेशन का यूज करके हमने सेकंड रो के सभी एलिमेंट्स यहाँ फाइंड आउट कर लिए हैं। लेकिन क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? नहीं, क्योंकि इसमें सभी लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स अभी तक जीरो नहीं हुए हैं। ये दो जगह पर जीरो हुआ है, अब हमें ये दो प्लेस पे जीरो ले आना है। अगर ये दो प्लेस पे जीरो आ गया तो फिर जाके ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा और फिर हम इसका रैंक चेक करेंगे। तो अगर ये दो प्लेस पे जीरो ले आना है तो अब हम थर्ड रो के लिए इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि हमें थर्ड रो में बस यहाँ पे जीरो चाहिए। तो चलो यहाँ पे हम इक्वेशन बनाते हैं थर्ड रो के लिए। तो हम ऐसा लिख लेंगे, तो अगर आपको यहाँ दो प्लेस पे जीरो चाहिए तो क्या करो, इसका जो कैलकुलेशन है वो सेकंड रो के साथ करो। फर्स्ट रो के साथ गलती से कैलकुलेशन मत करना। अगर आपने फर्स्ट रो के साथ कैलकुलेशन किए तो ये जीरो हट जाएगा, ठीक है। सेकंड रो के साथ कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर 6 - 6 करो तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 18 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 3 ऑफ यहाँ पे R2, इस तरह से R3 माइनस 3 ऑफ R2। तो चलो देखते हैं अब न्यू मैट्रिक्स यहाँ पे क्या बनेगा। तो जाहिर सी बात है R3 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे में R1 और R2 यानी फर्स्ट और सेकंड रो जो है वो एज इट इज रहेगा। तो हम ये लिख लेंगे 2 6 0 माइनस 11, ये हमने फर्स्ट रो लिख लिए। सेकंड रो लिख लो एज इट इज, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 0 2 माइनस 6 और 30, ठीक है। फर्स्ट रो और सेकंड रो हमने यहाँ एज इट इज लिख लिए और अब थर्ड रो में न्यू एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट तो 0 ही रहेगा। चलो एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, थर्ड रो के जो एलिमेंट्स है वो यहाँ R3 के जगह पुट करना है और इसके रिस्पेक्ट में जो सेकंड रो के एलिमेंट्स है वो यहाँ R2 के जगह प्लेस करना है। हम आपको रफ कैलकुलेशन यहाँ बताएंगे ताकि आपको समझ में आए। तो 0 यहाँ पुट करो, ठीक है, इसका रिस्पेक्टिव ये 0 यहाँ पुट करो, तो ये हो गया इनडायरेक्टली 0 माइनस 0, तो ये 0। उसके बाद ये 6 और ये 2 की बारी, देखो 6 R3 की जगह पुट करना, 2 R2 की जगह पुट करना। इसका मतलब यहाँ 6 आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो ऐसा 6 माइनस 3 इंटू 2, तो ये क्या होगा 6 माइनस 6 0। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ लिख लेंगे नेक्स्ट टर्म यहाँ पे 0, ओके। और अब आगे बढ़ते हैं, ये -18 R3 की जगह और ये -6 R2 की जगह, यहाँ -18 माइनस 6, तो ये ऐसा माइनस ऑफ 18 माइनस 3 इंटू माइनस ऑफ 6, ऐसा, ठीक है। तो ये -18 ये हो जाएगा प्लस 18, तो -18 प्लस 18 इसका मतलब वो भी हो जाएगा 0, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 0 इस तरह से। और अब लास्ट एलिमेंट ये -1 की बारी, -1 R3 की जगह पुट करना है, 30 R2 की जगह पुट करना है। तो यहाँ पे पुट करने के बाद कुछ ऐसा होगा -1 माइनस 3 इंटू 30, ये देखिए ऐसा। तो ये -1 माइनस ये 90 हो जाएगा, तो ये हो गया -91, तो ये टोटल -91। इस तरह से फाइनली हमने ये सी मैट्रिक्स यहाँ पे न्यू मैट्रिक्स तैयार कर लिए हैं। अब चेक करो क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? यस, बिल्कुल ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 है। देखो जहां जहां पे हमें 0 चाहिए था वहां पे 0 आ चुका है। हमने आपको कहा था इतने प्लेस पे 0 चाहिए था, तो देखो इतने प्लेस पे 0 आ चुका है। इसका मतलब ये है कि इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 है। इसका मतलब ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो अब इसका रैंक चेक करो। तो देखते हैं सी, ये जो सी मैट्रिक्स है इसका रैंक क्या है। तो सी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करने के पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे पहले पार्टीशन दे देते हैं, क्योंकि ये हमारा ए मैट्रिक्स है और ये हमारा बी मैट्रिक्स है। पार्टीशन हम पहले से ही दे रहे हैं। तो चलो इसका रैंक चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रैंक क्या होता है, मैट्रिक्स का रैंक, उसका डेफिनेशन क्या है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ये रैंक का डेफिनेशन है, यानी कोई भी मैट्रिक्स में नॉन जीरो रो की जो संख्या है, नॉन जीरो रो की संख्या उसका रैंक कहलाता है। तो ये मैट्रिक्स में कितने रो है? तो ये मैट्रिक्स में 3 रो है। अब चेक करो कि इसमें से कितने नॉन जीरो रो है। तो ये देखिए, ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में क्या सभी एलिमेंट 0 है? नहीं। इसका मतलब ये एक नॉन जीरो रो है। हम यहां लिख लेंगे NZ, इट मींस नॉन जीरो। सेकंड रो चेक करो, सेकंड रो में क्या सभी एलिमेंट 0 है? नहीं। इसका मतलब ये भी एक नॉन जीरो रो है। ओके, अब थर्ड रो चेक करो, थर्ड रो में क्या सभी एलिमेंट 0 है? नहीं। ये 3 एलिमेंट 0 है, लेकिन सभी के सभी एलिमेंट 0 है क्या? नहीं। यहाँ पे ये नॉन जीरो है। इसका मतलब ये हम यहाँ लिख लेंगे NZ।
तो फाइनली इसका मतलब ये है कि ये जो सी मैट्रिक्स है इसमें 3 नॉन जीरो रो है, इसका मतलब इसका रैंक हो गया 3। ठीक है, समझ में आया। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने हाउ टू फाइंड रैंक कैसे फाइंड आउट करना उसके ऊपर नंबर ऑफ वीडियोस बनाए थे, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, उससे आपका रैंक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख लेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स C इज इक्वल टू 3। तो हम ऐसा लिखेंगे R ऑफ C इक्वल्स टू 3। तो हमने C का रैंक तो पता कर लिए, लेकिन सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं वो कैसे समझ में आएगा। तो उसके लिए अब ये जो C मैट्रिक्स है उसके अंदर जो A मैट्रिक्स है उसका रैंक चेक करो। क्या कहा? ये जो C मैट्रिक्स है उसके अंदर जो A मैट्रिक्स है उसका रैंक चेक करो। हमने आपको कहा था कि ये जो C मैट्रिक्स है वो A और B को कंबाइन करके हमने तैयार किए थे। ये देखो हमने A और B को कंबाइन किए थे, ये A ये B, ये A ये B, यहां पे भी A और B। तो इसमें से ये जो A मैट्रिक्स है इसको बाहर निकालो और उसका रैंक चेक करो। A मैट्रिक्स, चलो हम ये A मैट्रिक्स को बाहर निकालते हैं यहां पे। तो ये हम यहां लिख लेंगे A मैट्रिक्स। तो यहां पे A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या है? 2 6 0 2 6 0, ठीक है। और ये 0 2 -6 0 0 0। देखो हमने ये A मैट्रिक्स यहां से बाहर निकाले। अब इसका रैंक चेक करो। इसका रैंक चेक करना है तो इसमें 3 रोज है, तो इसमें चेक करो कि कितने नॉन जीरो रो है। तो ये देखो फर्स्ट रो में क्या सभी एलिमेंट 0 है? नहीं, इसका मतलब ये एक नॉन जीरो रो है। सेकंड रो में क्या सभी एलिमेंट 0 है? नहीं, ये भी एक नॉन जीरो रो है। थर्ड रो में क्या सभी एलिमेंट 0 है? यस, थर्ड रो में सभी एलिमेंट 0 है। इसका मतलब ये एक 0 रो है। तो यहां पे कितने नॉन जीरो रो है? तो यहां पे नॉन जीरो रो 2 है। इसका मतलब इसका रैंक हो गया 2, क्योंकि हमने आपको कहा था नॉन जीरो रो की जो संख्या है वही उसका रैंक होता है। तो इसका रैंक हो गया 2। तो हम यहां लिख लेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2, दैट इज R ऑफ A इक्वल्स टू 2। तो फाइनली हमने यहां रैंक फाइंड आउट कर लिया है। क्योंकि हमें यहां पे कंसिस्टेंसी चेक करना है, तो कंसिस्टेंसी के लिए आपको हमेशा पहले रैंक फाइंड आउट करना होता है। तो ये हमने A और C का रैंक यहां पे फाइंड आउट कर लिए। अब हम चेक करेंगे कि A और C का रैंक क्या सेम है या डिफरेंट है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों का रैंक डिफरेंट है, दोनों का रैंक सेम नहीं है। अगर दोनों का रैंक सेम नहीं है इसका मतलब ये है कि ये जो गिवन सिस्टम है ये कंसिस्टेंट नहीं है। दोनों का रैंक अगर सेम होता तो फिर हम कहते कि सिस्टम कंसिस्टेंट होता और फिर हम वहां पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यहां पे दोनों का रैंक सेम नहीं है, इसका मतलब द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो ये देखिए हमने यहां स्टेटमेंट में लिख लिया है, सिंस रैंक ऑफ C इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ A, देयरफॉर द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। देखो ये स्टेटमेंट में इनकंसिस्टेंट एंड देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन, यहां पे ये सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट है और यहां पे कोई भी टाइप का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ऐसा हमने स्टेटमेंट में लिख लिया है। इसका मतलब यह है क्वेश्चन में जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूशन बनाया है। क्वेश्चन में लिखा था टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी, इसका मतलब हमें सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं वो पहले चेक करना था। और अगर कंसिस्टेंट हो, देखो यहां पे लिखा है इफ कंसिस्टेंट देन फाइंड द सॉल्यूशन, अगर कंसिस्टेंट हो तो ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। लेकिन सिस्टम यहां कंसिस्टेंट है ही नहीं तो सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा। ठीक है, ये यहां पे कंफर्म हो चुका है। प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था मैट्रिसेस ये यूनिट में कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 10। इसके पहले जो हमने इसके 9 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।